हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर का जो पिछला लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में कंसीडर किया था। उसमें रॉल्ड्स लॉ आया था। आज का जो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब यदि किसी लिक्विड सॉल्वेंट में कोई सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो देखो, इस बार सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है ना, उसमें से एक कंपोनेंट लिक्विड है और दूसरा कंपोनेंट उसमें सॉलिड है। पिछला बार दोनों कंपोनेंट लिक्विड था, तो दोनों लिक्विड कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन में, वो दोनों को जोड़ देते थे हम लोग, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकल जा रहा था। लेकिन इस बार क्योंकि एक कंपोनेंट सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, तो इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं ना मोस्टली नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब सॉलिड वेपोराइज नहीं करते हैं। तो मान लो कि ए जो है लिक्विड सॉल्वेंट है और बी जो है सॉलिड सॉल्यूट है। हाँ, ये दोनों को हम लोग मिला रहे हैं तो बन रहा है सॉल्यूशन। इसको जरा फिगर से आप समझो कि ऐसा हम लोग ई है लिक्विड ए और इस लिक्विड ए है तो इसका प्योर वेपर प्रेशर है पीए नॉट के बराबर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड सॉलिड को मिलाएंगे, ठीक है। या फिर पहले देखो, जो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बताए थे पिछला लेक्चर में, तो क्या बताए थे कि वेपर प्रेशर एक सरफेस फेनोमेनन है, मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं वही मॉलिक्यूल वेपोराइज करते हैं ऐसा। तो मान लो कि सरफेस पर अभी टोटल 10 मॉलिक्यूल है, तो 10 मॉलिक्यूल वेपोराइज करेंगे और यही 10 मॉलिक्यूल के वेपर प्रेशर जो लगेगा वही इसका वेपर प्रेशर होगा, मतलब पीए नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन में मिलाएंगे कोई सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, सॉलिड मिला रहे हैं। तो अब जब तुम सॉलिड मिलाओगे इस सॉल्यूशन में तो क्या होगा कि अब सॉलिड का पार्टिकल भी इस सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब मान लो कि अब कहीं कहीं सॉलिड वाला पार्टिकल आ गया ऐसा मान लो, तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया सॉल्यूशन। तो अभी सॉल्यूशन में दो चीज आ गया, एक सॉलिड सॉल्यूट और दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट। तो इस सॉलिड है, इसको हम लोग मान लें क्या बी, तो सॉल्यूशन है दोनों आ गया ए प्लस बी। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या देख रहे थे कि जब केवल ए था तो इसका प्योर वेपर प्रेशर पीए नॉट के बराबर था। सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल थे तो यही 10 मॉलिक्यूल्स वेपोराइज कर रहे थे, तो उन्हीं का जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो पीए नॉट के बराबर था। अब हम लोग क्या किए कि जब बी को मिलाए तो बी का मॉलिक्यूल भी सरफेस को ऑक्यूपाई किया। अब मान लो कि बी का जो मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई किया सरफेस को, कितना मॉलिक्यूल है 4। सरफेस पे टोटल मॉलिक्यूल अभी भी 10 है। शुरू में जो है 10 मॉलिक्यूल ए का था, इसलिए 10 वेपोराइज किया, क्योंकि ए लिक्विड है जो कि वोलेटाइल है, वेपोराइज करता है। अब जब हम लोग बी ऐड किए तो अभी भी सरफेस पे टोटल 10 है, लेकिन अब अंतर हो गया कि इसमें से 6 मॉलिक्यूल ए का है, 4 मॉलिक्यूल किसका है बी का। क्योंकि सरफेस सेम है, सरफेस एरिया बढ़ा नहीं है, तो मॉलिक्यूल का संख्या भी सेम होगा। मतलब अब हुआ क्या कि जो स्टार्टिंग में 10 था उसमें से 4 मॉलिक्यूल ए का नीचे आ जाएगा और वही 4 मॉलिक्यूल की जगह ऑक्यूपाई कर लेगा बी। तो अब जो सरफेस पे टोटल 10 मॉलिक्यूल है उसमें से 6 है ए का और 4 है बी का। तो अब जब इसका इवेपोरेशन होगा तो अभी 10 मॉलिक्यूल वेपोराइज नहीं करेंगे, क्योंकि 10 में से 6 ए का है, तो ये 6 मॉलिक्यूल जो है वोलेटाइल है, माने वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो 4 मॉलिक्यूल बी का है सॉलिड वाला, ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो वेपोराइज नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि अब जो सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था इसके तुलना में डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इस प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वह 10 मॉलिक्यूल के बराबर था। लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस 6 मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो बाकी जो 4 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो वेपोराइज नहीं करेगा, लेकिन सरफेस तो ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसका जो है वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जब कभी भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के तुलना में कम होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि हम लोग भात बनाते हैं घर में, तो उसका दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है कि पानी और चावल दोनों एक ही समय डाल दो, जैसे कुकर में हम लोग डालते हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि पानी को पहले आप गर्म कर दो, उसके बाद फिर उसमें जो है चावल डालो, तो किससे जल्दी भात बनेगा। तो उसके लिए इसी कंडीशन को हम लोग वहां अप्लाई करेंगे। क्योंकि चावल जो है सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, वेपोराइज नहीं करता है। तो यदि आप केवल प्योर वाटर को ही शुरू में गर्म करते हो तो वह जल्दी गर्म होगा, जल्दी उबलेगा। लेकिन जब उसमें आप चावल डाल देते हो उसके बाद गर्म करते हो तो फिर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं ना कि जब किसी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो उस केस में वह देर से बनेगा, मतलब पहले पानी गर्म कर लो फिर चावल डालो, जल्दी भात बनेगा। चावल और पानी दोनों एक ही बार डाल के बनाओगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, और उसका कारण यही है जो बात अभी हम बतलाए। तो इसी का एक्सप्लेनेशन जरा इक्वेशन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो जो हम लोग पढ़े पिछला क्लास में कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है P, वह हो जाएगा Pa प्लस Pb का। तो B यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट है और A जो है लिक्विड सॉल्वेंट। अब चूंकि जो सॉल्यूट है वह नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल है मतलब ये वेपोराइज नहीं करेगा, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब Pb जो है सो जीरो के बराबर। तो इस केस में P हो जाएगा कितना, Pa। और फिर रॉल्स लॉ में हम लोग पढ़े कि Pa बराबर होता है Pa नॉट इनटू Xa। यहाँ लिख देते हैं सिंस Pa इक्वल टू Pa नॉट इनटू Xa। ऐसा हो गया। अब इसको जरा देखो, इसको थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिखें P बाई Pa नॉट इक्वल टू Xb। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो है यहाँ ही XA है, XB नहीं, इसको XA करो। अब क्या करो कि दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 माइनस P बाई Pa नॉट इक्वल टू 1 माइनस XA। तो इसको देखो, अब यहां से क्या करो कि Pa नॉट ले लो एलसीएम, तो यहां से भी हो जाएगा Pa नॉट माइनस P इक्वल टू 1 माइनस XA क्या हो जाएगा, XB। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि XA प्लस XB बराबर होता है कितना, 1 का। तो उस हिसाब से 1 माइनस XA को हम लोग XB लिख सकते हैं। अब यहाँ जो लिखे इसमें से कौन सा टर्म क्या है जरा उसको देखते हैं। Pa नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस P क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, या इसको बाद में लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर यहां कर दो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू Xp क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसा। तो अभी जो बताए कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वह प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके तुलना में कम होगा। मतलब यदि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लें हम लोग कि 1 atm के बराबर है, तो जो सॉल्यूशन है जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है तो उसका वेपर प्रेशर 1 atm से कम ही होगा। तो इसमें से अब हम लोग देखें कि E वाला जो टर्म है Pa नॉट माइनस P, इसको क्या लिख सकते हैं। तो क्या बताए, Pa नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। तो इससे क्या बताए कि मान लो Pa नॉट है 1 atm और P आया 0.7 atm, तो दोनों को माइनस कर दे रहे हो तो कितना आया 0.3। तो 0.3 atm क्या बता रहा है कि इतना वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। शुरू में 1 atm था, बाद में 0.7 आया जब सॉलिड को मिला दिए, इसका मतलब कि 0.3 atm वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो इस टर्म को हम लोग बोलेंगे लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
कंटेनिंग, वैसा सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज किया, वही बता रहा है Pn नॉट माइनस पी, मतलब ये जो टर्म है पूरा। अब इसी में से यदि इस पूरे टर्म को देखें LHS वाला, ऐसा Pn नॉट माइनस पी बाई Pn नॉट, तो Pn नॉट माइनस पी तो ये हो गया। जब इसको फिर से Pn नॉट से डिवाइड कर दिए, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से, तो मतलब इसको कंपेयर कर दे रहे हैं, उसके रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये जो पूरा LHS वाला टर्म है Pn नॉट माइनस पी बाई Pn नॉट, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और जो RHS है XV हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से अब रॉल्स लॉ का एक नया स्टेटमेंट आता है, और एक नया स्टेटमेंट क्या आता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्यूशन जिसमें कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, उसका जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मतलब यहां से देखो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि thus at a constant temperature, at a constant temperature the relative lowering in the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute, and this is the another form of Raoult's law। रॉल्स लॉ के दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो था रॉल्स लॉ का वह था लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, और जो दूसरा स्टेटमेंट आया वह है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, कि यदि किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है तो उस सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर का, वह सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का बराबर होगा। बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वाइवा के व्यू वगैरह से भी। जैसे मान के तो पूछा जाएगा कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है 1 atm। अब बोला जाएगा कि क्या करते हैं इसमें हम लोग जो है सो 5 ग्राम मिला देते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, तो बताओ इसके वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 atm के बराबर ही रहेगा, इससे बढ़ जाएगा कि इससे घट जाएगा? NaCl सॉलिड होता है एंड सॉलिड्स आर नॉन वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को आप मिला रहे हो वाटर में, मतलब प्योर सॉल्वेंट में, तो जैसा कि अभी पढ़े कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, मतलब अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर 1 atm नहीं बल्कि उससे कम होगा। यही रॉल्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है। तो देखो रॉल्स लॉ का जो दो स्टेटमेंट हम लोग पढ़े ना, पहला लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, दूसरा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, तो दोनों फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ जो क्वेश्चन लिखे क्या बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 22 एंड 75 mmHg, कि A और B दो प्योर लिक्विड्स हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का वेपर प्रेशर इतना दिया हुआ है। अब बोला है कि जब A और B दोनों का इक्वल मोल आपस में मिलाया जा रहा है तो बनेगा सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? तो आसान सा देखो, A और B दो लिक्विड है प्योर स्टेट में, इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 22 और इसका प्योर स्टेट में PV0 दिया हुआ है 75 mmHg, यूनिट होता है प्रेशर का। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि दोनों का इक्वल मोल है, बराबर। तो क्या बताया कि देखो दोनों लिक्विड है,
तो दो लिक्विड को मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया है। तो इस केस में रॉल्स लॉ का जो पहला स्टेटमेंट हम लोग जो वहां फॉर्मूला पढ़े थे कि P बराबर Pa प्लस Pb है, इसको ऐसे लिखें Pa नॉट इंटू XA प्लस Pb नॉट इंटू XB। तो इसी फॉर्मूला पे पुट करना है। तो Pa नॉट और Pb नॉट ये दोनों का वैल्यू तो गिवन है, बचा XA और XB। तो देखो दो ही कंपोनेंट है ना सॉल्यूशन में, XA और XB, तो दोनों जोड़ने पे कितना आएगा 1। बताएं कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं सभी के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें तो वह कितना के बराबर आता है 1 के बराबर। अब दिया हुआ कि A और B दोनों का इक्वल मोल है, तो दोनों का इक्वल मोल है इसका मतलब दोनों का मोल फ्रैक्शन भी इक्वल होना चाहिए। तो XA बराबर होना चाहिए किसका XB का। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख दो XA प्लस XA, मतलब XB की जगह XA लिख दो बराबर 1, तो 2XA बराबर 1, तो XA बराबर 1/2, और जब XA बराबर 1/2 तो XB बराबर भी कितना हो जाएगा 1/2। फर्स्ट सब कर दो। देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब P बराबर फॉर्मूला जो लोग जानते हैं Pa नॉट इंटू XA Pb नॉट इंटू XB। तो Pa नॉट 22 और E है 1/2 प्लस 75 इंटू 1/2, और ये जो पूरा आएगा mmHg में आएगा, बस इसका गुना भाग कर देना है, निकल जाएगा, आसान सा न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम सुक्रोज टू 500 ग्राम ऑफ वाटर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज कितना। 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इतना दिया हुआ है। अब बोला है कि उस वाटर में 50 ग्राम सुक्रोज मिलाया जा रहा है, तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर बताओ कितना होगा। अभी बताया जो रॉल्स लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट था कि यदि एक कंपोनेंट लिक्विड हो और दूसरा सॉलिड हो तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ, और उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका सॉल्यूशन कर लोगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो था रॉल्स लॉ का उसका क्या फॉर्मूला था पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो उसमें फॉर्मूला हम लोग देखे थे Pa नॉट माइनस P बाई Pa नॉट इंटू XP। ऐसा हम लोग को निकालना है P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। Pa नॉट का वैल्यू दिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये XP हम लोग को जो है पता करना है कि XP क्या है। तो XP मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब सॉल्यूट। तो XP का फॉर्मूला क्या होता है NB बाई Na प्लस NB। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा दोनों का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22 वो 11। तो क्या हो जाएगा गिवन मास ऑफ सुक्रोज बाय मोलर मास, तो गिवन मास दिया हुआ है 50 ग्राम, मोलर मास फॉर्मूला से निकाल लोगे आएगा 342 ग्राम पर मोल, है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल मान लो C12H22 वो 11, पूरा सॉल्व करोगे तो मान लें कि आया x के बराबर। तो उसी प्रकार से फिर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो H2O का गिवन मास कहाँ गया 500 ग्राम है, तो ये 500 ग्राम, और मोलर मास वाटर का 18 ग्राम पर मोल। तो सॉल्व कर दोगे तो जो भी आया मान लो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O आ गया y के बराबर। सॉल्व करने से यहाँ पर अब जो है हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना है। वी हैव Pa नॉट माइनस P बाई Pa नॉट बराबर XP। तो इसी को फिर एलेबोरेट करके लिखोगे कि Pa नॉट माइनस P बाई Pa नॉट XP को लिखेंगे क्या, तो XB नहीं B है सॉल्यूट, और सॉल्यूट की जगह पे अब आ गया सुक्रोज मतलब C12H22 वो 11, और A की जगह है वाटर H2O, तो यहाँ H2O लिख दे ऐसा H2O, और यहाँ भी H2O।
तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज C12H22O11 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। ऐसा अब देखो H2O का दिया हुआ है 23.8 माइनस P और 23.8 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तो x मान लिए तो मान लो x, फिर यहाँ सुक्रोज का है x, वाटर का भी कैलकुलेट कर लोगे वैसे तो उसको y मान लिए तो ये y, तो ये सब x y का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट रहेगा, बस निकालना रहेगा केवल p। इसको सॉल्व कर लेना है मल्टीप्लाई क्रॉस करके, तो यहाँ से निकल जाएगा p और वही जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखोगे कि जो p का वैल्यू यहाँ से निकलेगा उसका वैल्यू इससे कम ही आना चाहिए, 23.8 से कम। जैसा कि पढ़े हम लोग कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, तो चूंकि प्योर सॉल्वेंट का इतना दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे कम आएगा। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो रॉल्स लॉ का इस तरह से जो दो स्टेटमेंट है एग्जामिनेशन में यदि केवल आया कि स्टेट रॉल्स लॉ, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। यदि मेंशन है कि स्टेट्स रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो पहला स्टेटमेंट जो बताया, और यदि रहेगा कि स्टेट रॉल्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो भी सेकेंड वाला स्टेटमेंट। तो इतना कर लोगे आप लोग। इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।